जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हों, आप लोगों के लिए दोस्तों यह वीडियो रामबाण साबित होगी। इस वीडियो के अंदर से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल 100% छपने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, सोरे अम्ल किसे कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों सोरे अम्ल किसे कहते हैं? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों सारे सवाल एनसीईआरटी से लिए गए सवाल हैं, इनको दोस्तों आप नोट करते चलिएगा और किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, आपको यहाँ से 100% सवाल छपा हुआ मिलेगा। दोस्तों सोरे अम्ल किसे कहते हैं तो आपको याद में रखना है, नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है। किसको? नाइट्रिक अम्ल को। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है? H2SO4। H2SO4 इसको आप नोट करके रखिएगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके फॉर्मूले भी आप याद में रखिएगा, आपसे इनसे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो अम्ल वर्षा होती है उसके अंदर H2SO4 और HNO3 ये दोस्तों दोनों अम्ल पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो एसिड रेन होती है उसके कारण वो ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, भद्दा पड़ रहा है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण है, तो आपको जवाब देना है एसिड रेन। और दोस्तों एसिड रेन में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? H2SO4 पाया जाता है और HNO3 पाया जाता है। इसके अंदर दोस्तों सोरे का अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे सवाल आपको नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दांतों का इनेमल किससे बना होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। फास्फोरस से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, पोटेशियम से बना होता है या मैग्नीशियम से बना होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों दांतों का जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो आपका जवाब होगा दांतों का इनेमल। लेकिन दोस्तों दांतों का इनेमल बना किससे होता है तो आपको याद में रखना है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और दोस्तों उसकी जो मजबूती होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों मजबूती के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फास्फोरस। मजबूती के लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि दांतों का इनेमल किससे बना होता है तो आपको जवाब देना है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। लेकिन दोस्तों जो उसकी मजबूती होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, प्रबल अम्ल का उदाहरण नहीं है। H2SO4 नहीं है, HCl नहीं है, HNO3 नहीं है या HCN नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों सारे सवाल एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल हैं। दोस्तों आप कोई सी भी परीक्षा देने जा रहे हों, अम्ल और क्षार का सवाल आपकी परीक्षा में आता ही आता है। और दोस्तों रेलवे भर भर के यहाँ से सवाल पूछ रहा है। प्रबल अम्ल का उदाहरण कौन सा नहीं है? H2SO4 नहीं होगा, HCl नहीं होगा या दोस्तों HNO3 नहीं होगा या HCN नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, जो H2SO4, HCl और HNO3 ये दोस्तों तीनों क्या होते हैं? ये दोस्तों तीनों के तीनों प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या दोस्तों? प्रबल अम्ल। इसको आप नोट करके रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल कौन से हैं तो आपको नोट करके रखना है, ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं। और दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? HCN। इसको आप नोट करके रखिएगा, यह प्रबल अम्ल नहीं होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है? बहुत ही जबरदस्त सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल। ग्रुप डी की परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ से दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? NaHCO3 होगा, Na2CO3 10H2O होगा या CaSO4 हाफ H2O होगा या CuSO4 होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते किसे हैं तो आपको याद में रखना है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि दोस्तों खाने का सोडा। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाई कार्बोनेट, या दोस्तों इसी को कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। ध्यान में रखिएगा, इसके दोस्तों 3 नाम हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट या दोस्तों खाने का सोडा, ये तीनों एक ही नाम है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है तो आपको याद में रखना है NaHCO3, इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों Na2CO3 10H2O ये होता है धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा, धावन सोडा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, इसका दोस्तों खाली नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडे का सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों अति महत्वपूर्ण नाम है CaSO4 हाफ H2O, इसको दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। CaSO4 हाफ H2O ये दोस्तों किसका सूत्र है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों CuSO4 ये किसका, ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यानी कि दोस्तों इसी को नीला थोथा कहा जाता है। किसको, CuSO4 को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सवाल आपने नोट किए होंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट या खाने का सोडा, इसका सूत्र कौन सा है, NaHCO3। अगर आपसे पूछा जाता है कि धावन सोडा या धोने का सोडा, Na2CO3 10H2O। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसी को दोस्तों नीला थोथा कहा जाता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों CaSO4 हाफ H2O ये किसका सूत्र होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है लेड बैटरी, लेड बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है। जो लेड की बैटरियां होती हैं उनके अंदर दोस्तों कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या यह सभी होते हैं। सारे सवाल NCERT से उठाए गए सवाल हैं। लेड बैटरियों के अंदर दोस्तों कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें जो लेड बैटरियां होती हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। वो कौन सा होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों लेड बैटरी के अंदर कौन सा दोस्तों अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब कैसे हैं, ये सब दोस्तों प्रबल अम्ल हैं। कैसे दोस्तों, ये सब प्रबल अम्ल हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, अगर दोस्तों किसी का pH मान 5.4 है तो दोस्तों वह कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यह कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि दोस्तों 7 से नीचे जब मान जाता है अम्लीय होता है या 7 से ऊपर मान जाता है तो क्या होता है। दोस्तों सारे जवाब आपको पता होने चाहिए। अगर दोस्तों किसी तत्व का pH मान 5.4 है तो उसका दोस्तों pH मान मतलब वो कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्रोपेन का सूत्र कौन सा है। दोस्तों प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, इथेन ये सब दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रोपेन का सूत्र कौन सा होता है, C3H8 होता है, C2H4 होता है, C2H2 होता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में से प्रोपेन का सूत्र कौन सा है, तो आपको याद में रखना है C3H8, इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। इसमें दोस्तों C कैसे होते हैं, C इस तरह से होते हैं C, और दोस्तों इससे 1H 2H 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जुड़ा होता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रोपेन का सूत्र कौन सा है, C3H8। दोस्तों ये किसका सूत्र है, तो आपको याद में रखना है ये एथेन का सूत्र है, एथीन का, ये दोस्तों एथीन का सूत्र है। और दोस्तों ये एथाइन का सूत्र है,
एथाइन का सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोपेन का सूत्र कौन सा होता है तो आपका जवाब होगा C3H8। अगर आपसे पूछा जाता है कि एथीन का सूत्र कौन सा है, C2H4। अगर आपसे पूछा जाता है कि एथाइन का सूत्र कौन सा है, C2H2। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये संरचना भी आप ध्यान में रखिएगा, आपसे ये संरचना बनाकर भी पूछ सकता है ये किसका सूत्र है। दोस्तों आपको संरचना भी रटी होनी चाहिए, आप इस तरह से उसको ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। बहुत ही फेवरेट सवाल ग्रुप डी की परीक्षा का और एनसीईआरटी का टॉप क्लास का सवाल है। अपचयन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, क्लोरीनीकरण कहलाता है या वाल्कनीकरण कहलाता है। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना यह क्या कहलाता है, आप इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, ये दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि दोस्तों ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है तो दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर दोस्तों हाइड्रोजन जुड़ता है, अगर दोस्तों हाइड्रोजन प्लस होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों अपचयन होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रही है तो क्या होगा, तो दोस्तों ऑक्सीकरण होगा। अगर दोस्तों ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, तो अपचयन होगा। दोस्तों दोनों अंतरों को आप बारीक से याद कीजिएगा, आपसे दोस्तों कोई सा भी सवाल ऐसे बनाकर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इस क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा होगा। प्रोटीन होता है, वसा होता है, मंड होता है, खनिज लवण होता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों ग्रुप डी के अंदर हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, आप इसको रट डालिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। प्रोटीन होगा, वसा होगा, मंड होगा, खनिज लवण होगा। तो आपको याद में रखना है दोस्तों, ये मंड होता है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों अब सवाल घुमा के पूछे जा रहे हैं, साधारण सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दोस्तों उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं और ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है। यह भी दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है। दोस्तों जब पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं या ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। बहुत ही बारीक सवाल है और दोस्तों इस सवाल के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं तब वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर। जब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, यानी कि CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। और दोस्तों मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि श्वसन के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो आपको याद में रखना है श्वसन के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा कहीं पर। दोस्तों कोई भी जीवधारी हो, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह पेड़ पौधे हैं, चाहे वह कोई जंतु हो, कुछ भी हो, श्वसन के दौरान दोस्तों क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन ली जाएगी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप दोस्तों लगाकर आते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोस्तों मोस्टली बच्चे यही जानते हैं, आप यहीं पर गलती करेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है या 5 जोड़ी होती है? दोस्तों यह सवाल मैंने अपने पहले भी प्रैक्टिस सेट में ले रखा था कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। 2 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, 4 जोड़ी होती हैं, 5 जोड़ी होती हैं, कितनी होती हैं? जल्दी बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे संख्या पूछी जाती तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 6। कितनी दोस्तों? संख्या हो जाएगी 6। इसको नोट करके रखिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड ये होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। और दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? कान के नीचे, यानी कि कान के नीचे पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। 20 दांत होते हैं, 24 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों दूध के दांत आपने सुने ही होंगे कि आपके दूध के दांत नहीं निकले हैं वगैरह वगैरह, ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों उनकी संख्या आपको बतानी है कि कितनी होती है। दूध के दांत 20 होते हैं, 24 होते हैं, 28 होते हैं, 32 होते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों जिसको इसका जवाब पता होगा उसके लिए ये सवाल कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जिसको ये सवाल नहीं आता है उसके लिए दोस्तों ये एक नंबर खोने का माध्यम बन सकता है। तो आपको याद में रखना है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों जिस सवाल के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी उस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और दोस्तों को जो कुछ हल्के सवाल होंगे उनको दोस्तों हम उत्तर देखकर आगे बढ़ जाएंगे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसको आप याद में रखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य का पाचन सर्वप्रथम किसमें होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल। ग्रास नली में होता है, आंतों में होता है, आमाशय में होता है या मुख गुहा में होता है? दोस्तों जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। मनुष्य का जो पाचन है सर्वप्रथम किस में होता है? आमाशय में होता है, मुख गुहा में होता है, आंतों में होता है या ग्रास नली में होता है? दोस्तों आपको बता दें डाइजेस्टिव सिस्टम से दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों भोजन के पाचन से संबंधित हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें मनुष्य का जो पाचन होता है वो कहाँ पर होता है? सर्वप्रथम आमाशय में होता है। इसको नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो आपको याद में रखना छोटी आंत में। कहाँ पर दोस्तों? छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। इसको नोट करके रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें मनुष्य होता है उसके अंदर एक रेनिन और एक पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन एंजाइम भी दोस्तों ये बच्चों में दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों कोई सा भी सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये दोस्तों पाचन के लिए माहौल, यानी कि दोस्तों पाचन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको बनाता है, यानी कि आवश्यक एनवायरनमेंट तैयार करता है पाचन के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को कहते हैं, DNA को कहते हैं, RNA को कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। आइए दोस्तों करते हैं सवाल का पोस्टमार्टम। सारे ऑप्शन को दोस्तों बताएंगे आपको 1 बाय 1 करके। ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं? तो आपको याद में रखना है दोस्तों, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं ATP को कहते हैं। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोट्राईफॉस्फेट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA की क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों DNA में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? ग्वानिन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन। ये दोस्तों 4 तत्व जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सब आपको याद में रखना है। ये चारों तत्व कहाँ पर पाए जाएंगे? ये सब DNA के अंदर पाए जाते हैं। और DNA का दोस्तों हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और दोस्तों DNA में ग्वानिन, थायमीन, एडेनिन,
साइटोसिन, ये सब पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 के 4 जो नाइट्रोजन क्षारक हैं ये सब पाए जाते हैं। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि आरएनए में ऐसा कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो दोस्तों डीएनए के स्थान पर नहीं पाया जाता है और उसमें पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें थायमिन, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये थायमिन, ये दोस्तों इसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल आरएनए में दोस्तों थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों आपको बता दें जीसी, यानी कि दोस्तों अगले पेज पे मैं आपको बताता हूं, चलिए दोस्तों आपको बता दें जीसी, ये दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। यानी ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एटी, ये दोस्तों डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीसी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन मिलकर कौन कितने बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और दोस्तों एडेनिन और थायमिन ये दोस्तों कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये सब दोस्तों डबल बॉन्ड बनाते हैं। और दोस्तों आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। क्या दोस्तों, यूरेसिल, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ से आपसे 100% सवाल पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। और दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा क्या है मैंने आपको बता दिया है, एडेनोट्राई फॉस्फेट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एटीपी कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। क्या होगा आपका सही जवाब। हीमोग्लोबिन, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त होता है उसका लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन किसमें भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में यानी कि दोस्तों रेस्पिरेशन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कहीं नोट कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा ये सवाल। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सारे सवाल आपको पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दाएं निलय यानी कि दोस्तों दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाता है, फेफड़ों में जाता है, आहार नाल में जाता है, हृदय में जाता है या त्वचा में जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाता है। दोस्तों आपको बता दें दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर जाएगा, तो आपको याद में रखना है वह फेफड़ों में जाएगा। और दोस्तों फेफड़े क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल कर और रक्त को शुद्ध कर कर जो फुफ्फुस सिरा है इसके द्वारा दोस्तों जो रक्त को कहाँ भेज देते हैं, तो आपको याद में रखना है बाएं आलिंद में भेज देते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों हृदय का आपको सचित्र चित्र बनाकर उसकी पूरी क्रियाविधि मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों वहां से दोस्तों आपके सारे सवाल सही होंगे, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। दोस्तों जब मैं अब अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो दोस्तों उसके अंदर केवल और केवल हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। उसके अंदर हृदय से संबंधित दोस्तों जितना डायग्राम होगा और उस डायग्राम से जितना दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों आपका हृदय का एक एक क्वेश्चन सही होगा, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। अभी आप दोस्तों इसको देखते चलिएगा कि दाएं निलय जो होता है वह अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा, तो आपको याद में रखना फेफड़ों में जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों यहाँ से फिजिक्स के सवाल शुरू होते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 4 गुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 1/4 होती है। क्या होगा आपका सही जवाब। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह सवाल ग्रुप डी की पूछा जा चुका है। दोस्तों आज के बाद आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि दोस्तों एफ बराबर क्या होता है, तो आपको याद में रखना है r/2। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर इस फॉर्मूले को। दोस्तों क्या हो रहा है ग्रुप डी में, कहीं आपको f का मान देकर r का मान पूछा जा रहा है, कहीं आपको दोस्तों r का मान देकर f का मान पूछा जा रहा है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट में, ग्रुप डी की प्ले लिस्ट में दोस्तों सारी वीडियो आपको साइंस से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होगा।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है और दोस्तों आपको नंबर देके जाएगा। ये सवाल एनसीईआरटी का टॉप क्लास का सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% छपेगा। 4 डायोप्टर होगी, 5 डायोप्टर होगी, 6 डायोप्टर होगी या 8 डायोप्टर होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों क्षमता निकालने का सूत्र पता होना चाहिए, वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस सवाल को लेकर। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, अगर एफ का मान कितना दे रखा है, हमको एफ का मान 25 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है और हमसे दोस्तों पी का मान पूछ रहा है। किसका दोस्तों? पी का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों एफ बराबर क्या होता है, तो आपको याद में रखना है 1/p। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सॉरी दोस्तों, ये सूत्र थोड़ा इसको करेक्शन करना है, इसको ऐसे नहीं। ये देखिए दोस्तों, P बराबर क्या होता है? 1/f। इसको आप ऐसे नोट कीजिएगा, 1/f। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ये सूत्र ये होता है। क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f। दोस्तों यहाँ पर हम मान रखेंगे इसका, एक की जगह पर हम दोस्तों क्या रखेंगे, यहाँ पर एक की जगह पर 100 रखने वाले हैं और f के यहाँ पर क्या रखेंगे? 25 चौकू 100, यानी कि दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा? 4 डायोप्टर। ये लीजिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल निकलते हैं। दोस्तों आपको याद में रखना है, अगर आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी देके रखी हो या अवतल लेंस की फोकस दूरी देके रखी हो, आपको कुछ भी देकर रखा हो, आपको बस ये सूत्र याद रखना है, P बराबर 1/f। और दोस्तों 1 के जहाँ पर क्या रखना है, आपको 1 के यहाँ पर 100 रखना है, यानी कि 100 रखना है। और दोस्तों इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको P का मान देके रखा होगा तो आपसे F का मान पूछा जाएगा। अगर आपको F का मान देके रखा होगा तो आपसे P का मान पूछा जाएगा। आप कोई सा भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? बैगनी दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है या पीला दिखाई देता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों यह सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में अब तक 2 बार पूछा जा चुका है। दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया है। चंद्रमा से अगर आप अपने आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर चंद्रमा से आप अपना आकाश दिखाई देते हैं, अगर आप अपना आकाश देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर जो होता है वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसी के कारण हमारा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आपसे दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से अगर दोस्तों आप अपना आसमान देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तब भी दोस्तों काला ही दिखाई देगा। आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जाए आप उसका उत्तर दीजिएगा। चंद्रमा से पूछे, अंतरिक्ष से पूछे, तो आपका जवाब क्या होगा? काला दिखाई देगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हीरे का चमकना कैसा परिवर्तन है? अपवर्तन है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? क्या होगा आपका सही जवाब? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म न्यूनतम विचलन होता है, यानी कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म में न्यूनतम विचलन किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है, हरे रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है या पीले रंग का होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है। श्वेत प्रकाश होता है, उसका जो प्रिज्म होता है उसमें न्यूनतम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है, हरे रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है या पीले रंग का होता है? दोस्तों आपको बता दें, श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर जो दोस्तों न्यूनतम विचलन होता है वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके अंदर 7 रंग होते हैं, विव जोर करके, विव जोर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और दोस्तों लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग, कौन सा दोस्तों? बैगनी रंग, वॉलेट, ये सबसे नीचे होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म में न्यूनतम विचलन किसका होगा, तो आपको याद में रखना लाल रंग का होगा। अधिकतम विचलन किसका होगा? बैगनी रंग का होगा। इसको नोट करके रखिएगा, यह ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा वाला पूछता है तो आप बैगनी लगाएंगे, सबसे कम पूछता है तो आप रेड लगाएंगे। इसीलिए दोस्तों सिग्नल के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों लाल रंग जो होता है वो दूर से दिखाई देता है, उसका फैलाव ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव होता है, अति महत्वपूर्ण, कोलाइडी विलयन में होता है, जल में होता है, पेट्रोल के द्वारा होता है, इन सभी के द्वारा होता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों ये सवाल आपने हाई स्कूल की परीक्षा में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी की हाई स्कूल की किताब से सारे सवाल लिए गए हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल हैं।
दोस्तों आपको बता दें टिंडल प्रभाव ये किससे संबंधित है, तो आपको जवाब याद रखना है कोलाइडी विलयन से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों टिंडल प्रभाव होता क्या है, दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आप अपने घर की गेट खोलते हैं और दोस्तों जो प्रकाश की किरण होती है वो सामने दीवार पर पड़ती है। आपने देखा होगा दोस्तों धूल के कण, दोस्तों जो प्रकाश की किरण होती है वहाँ पर दोस्तों धूल के कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि धूल उड़ रही है, आपको दोस्तों धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो किसके कारण होता है, ये दोस्तों टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है, प्रकाश में होती है, द्रव्य में होती है, और दोस्तों एक ऑप्शन नीचे छुप गया है। कहाँ पर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों निर्वात में होती है। क्या होगा आपका सही जवाब। जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, ठोस में, प्रकाश में, द्रव्य में। दोस्तों आपको बता दें जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपको याद में रखना है ठोस के अंदर होती है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों जवाब है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों ध्वनि की चाल है उसके बाद कहाँ पर होगी, उसके बाद दोस्तों द्रव के अंदर होगी, यानी कि दोस्तों लिक्विड के अंदर होगी, द्रव के अंदर होगी, और उसके बाद गैस के अंदर होगी। सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर होगी, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगर दोस्तों आपके से पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी, ठोस में, अगर दोस्तों आपको ऑप्शन में ठोस नहीं दे के रखा है और द्रव दे के रखा है और गैस दे के रखा है, तो आपका जवाब सही क्या होगा, द्रव। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप ध्वनि की चाल सबको पता है कि ठोस में होती है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा, द्रव। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों प्रकाश, इसकी चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो आपको याद में रखना है प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है। कहाँ पर दोस्तों, वैक्यूम में होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी, निर्वात में होगी, अगर आपसे ये पूछा जाता तो। लेकिन दोस्तों हमसे कुछ और पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होगी, ठोस में होगी। और दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको याद में रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल थे और एनसीईआरटी की किताब से उठाए गए सवाल थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों अगली वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं वो हृदय से संबंधित होगी। यानी कि दोस्तों हृदय की संरचना, पूरी संरचना मैं आपको हृदय की समझाने वाला हूं कि दोस्तों हमारा हृदय किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। दोस्तों सारे पॉइंटों को आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों हृदय से आपका कोई सवाल आज के बाद गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी ली जाती है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा।